आज राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में होगा कूच। अडानी मणिपुर हिंसा पर पीएम की चुप्पी से है नाराज। चौखुटिया विकासखंड में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने लगाया जनता दरबार। विभागों के अधिकारी भी रहे मौजूद। कुछ समस्याओं का मौके पर ही किया निस्तारण। हरिद्वार में देर रात 20 साल की युवती को युवक ने मारी गोली। दोनों सिरकुल की फैक्ट्री में एक साथ करते थे काम। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर करूं करेंगे। प्रदेश में सशक्त होगा आपदा प्रबंधन का सिस्टम। केंद्र सरकार ने दी प्रोजेक्ट को मंजूरी। आपदा से निपटने के लिए केंद्र से 1480 करोड़ रुपए स्वीकृत। प्रोजेक्ट के तहत 45 जगहों पर बनाए जाएंगे पुल। सीएम धामी ने जताया केंद्र सरकार का आभार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और ऐसे में 1480 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रोजेक्ट के तहत 45 जगहों पर पुल बनाए जाएंगे। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का भी इस दौरान आभार जताया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां हैं? किस तरह का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है? जी विशाल, उत्तराखंड विश्व भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और हर साल आपदाओं से काफी नुकसान जो है प्रदेश में होता है। कई मार्ग भी बाधित होते हैं, सड़कें बाधित होती है, कई गाँव भी तबाह हुए हैं और इसी के साथ साथ ही कई गाँवों का संपर्क भी टूटा है, कई पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इन सभी से निपटने को लेकर, इन ये तमाम व्यवस्थाएं बनाने को लेकर की केंद्र सरकार ने जो है प्री प्रिपेयर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। इसके जरिए जो है 1480 करोड़ रुपए का बजट भी जो है वो जारी किया गया है, जिसमें की आपदा जो आती है उससे पहले से ही आपदा की तैयारियों को लेकर और रिस्पॉन्स टाइम कम करने को लेकर, क्योंकि जब कई प्रकार से आपदा आती है तो उसमें एक तुरंत एकदम कार्रवाई हो, उसको लेकर भी बजट में जो है ये चीजें रखी गई और इसी के साथ साथ ही तमाम व्यवस्थाएं बनाने को लेकर के और तमाम जो सड़कें बाधित हुई है या मार्ग बाधित है उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए और जो गांव भी आपदा की चपेट में आया उनका विस्थापन को लेकर के इस बजट में तमाम चीजें रखी गई है। इस बजट में तमाम कार्य होंगे। इसी के साथ साथ ही प्रदेश में 45 पुल भी बनेंगे जो कि गाँव का संपर्क जोड़ेंगे और इसी के साथ साथ ही लोगों की आवाजाही उससे होगी। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट रखा गया है और इसमें 1480 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए गए, जिसमें की 80% जो है वो केंद्र सरकार देगी और 20% जो है वो राज्य सरकार खर्च करेगी। तो इसी के साथ ही वो भी काम होने हैं और आपदा प्रबंधन को सिस्टम को मजबूत करने को लेकर से मजबूत करने को लेकर के और रिस्पॉन्स टाइम एकदम कम करने को लेकर ये तमाम चीजें इस बजट में हैं और ऐसे में अनुवर्तन में तमाम कार्य इस बजट के द्वारा जो हो रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का जो है आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि अनुवर्तन में इस बजट से काफी फायदा जो है प्रदेश को वो होने जा रहा है। अरुण, किस तरह का फायदा होने जा रहा है? क्योंकि 45 पुल भी अलग अलग जगह पर बनाए जाएंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि स्थानीय लोगों की मांग रहती है कि आवाजाही के लिए परेशानियां हो रही हैं, तो इन पुलों के बनने से कितनी राहत मिल पाएगी? जी सर, बिल्कुल देखिए, प्रदेश में जिस तरीके से कई कुछ क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, कई आपदा की चपेट में कई गाँव भी है, कई काफी हानि जो है प्रदेश में हुई है। इसी के साथ साथ ही 60 से अधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं आपदा के दृष्टिगत। तो इन सभी से निपटने को लेकर के इस बजट में जरूर जो है फायदा मिलेगा और बजट से जो है काफी फायदा जो है प्रदेश को मिलेगा और आपदा से निपटने को लेकर तमाम कार्य आने वाले समय में जो है प्रदेश में वो हो सकेंगे। तो जरूर इससे कहीं ना कहीं आपदा से निपटने को लेकर राहत भी मिलेगी। कहीं ना कहीं जो है जो आपदाएं आती हैं उससे पहले से ही तैयारी की बजट से जो है वो हो पाएगी और आपदा प्रबंधन का जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं मजबूती से जरूर मिलेगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड शासन ने एक बार फिर किया बड़ा फेरबदल। 4 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। आईएएस हिमांशु खुराना को बनाया अपर सचिव जलागम और आईएएस नमामि बंसल को नगर आयुक्त देहरादून बनाया गया। आईएएस प्रशांत आर्य से एमडी जीएमवीएन की जिम्मेदारी हटाई गई। आईएएस विशाल मिश्रा को प्रबंधन निदेशक जीएमवीएन बनाया गया है। पीसीएस जयवर्धन शर्मा बने हैं एडीएम प्रशासन हरिद्वार
और पीसीएस योगेंद्र सिंह को अपर जिला अधिकारी पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से शासन में बड़े फेरबदल किए गए हैं। इस दौरान आईएएस और पीसीएस के कार्यों में फेरबदल भी किए गए हैं। और 21 दिनों के लिए बंद हुआ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे आज से 7 जनवरी 2025 तक हाईवे का रूट रहेगा डाइवर्ट। नंदप्रयाग से कोठियाल सेन से भेजे जाएंगे सभी वाहन। बद्रीनाथ हाईवे से मलबा हटाने के लिए रास्ता किया गया है बंद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से 7 जनवरी 2025 तक हाईवे का रूट पूरी तरह से डाइवर्ट रहेगा। नंदप्रयाग, साकोट और कोठियाल सेन से भेजे जाएंगे सभी वाहन। बद्रीनाथ हाईवे से मलबा हटाने के लिए रास्ता बंद किया जा रहा है और ऐसे में अब अलग मार्ग से ये लोगों को भेजा जाएगा। 21 दिनों के लिए बंद किया गया है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तकलीफ यात्रियों को हो सकती है? अब विशाल जी देखिए, तकलीफ होना तो लाजमी है, लेकिन जिस तरह से यात्रा काल में जो श्रद्धालुओं को और आमजनों को दिक्कत होती है, वाहनों को दिक्कत होती है, लोडेड वाहनों को दिक्कत होती है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये जो है एक उचित कदम है सही समय पे, क्योंकि अभी ट्रैफिक जो है कम रहता है पहाड़ों में। तो लिहाजा जो कार्यदायी संस्था है उसने कम से कम 21 दिन का समय मांगा था जिला मजिस्ट्रेट से। तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो है अभी आज 18 दिसंबर से लेके जो 7 जनवरी तक का समय जो है कार्यदायी संस्था को दिया हुआ है। ये जो इस दौरान जो नंदप्रयाग के इस स्लाइड जोन से जो भारी भरकम मलबा जो है अभी पड़ा हुआ है उसको उठाना है। साथ ही जो विद्युत पोल की जो लाइनें हैं उनको भी जो है शिफ्ट करने का काम जो है इस दौरान किया जाना है। लिहाजा जो वैकल्पिक मार्ग जो है जो प्रशासन द्वारा सुझाया गया है उस मार्ग के द्वारा जो यात्रियों की और जो लोकल वाहन जो प्रतिदिन आवाजाही करते हैं तो उनकी आवाजाही होनी है। कोठियाल सेन मार्ग से मार्ग बिल्कुल दुरुस्त है और अभी जिस तरह से मौसम बिल्कुल सुहावना है तो इसमें कार्य करने में भी जो है मजदूरों को दिक्कत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के एक सही कदम है, क्योंकि जिस तरह से यात्रा काल को देखते हुए ये कदम उठाया गया तो ये बिल्कुल एक सही कदम जो है प्रशासन द्वारा उठाया जा रहा है। जी संजय, एक मन में सवाल ये रहता है यात्रियों के, क्योंकि शीतकालीन यात्रा अब शुरू होने जा रही है, तो शीतकालीन यात्रा के लिए जब लोग आएंगे क्या वो भी इससे अफेक्टेड होंगे या उससे पहले ही वो रोक दिए जाएंगे या फिर कोई और वैकल्पिक मार्ग है? उनका जो ये डाउट है उसको किस तरह से क्लियर किया जाए? विशाल जी देखिए, बिल्कुल जो पहली नजर में डाउट होना तो लाजमी रहेगा, लेकिन जो जिस तरह से प्रशासन द्वारा और अन्य मीडिया के माध्यमों से ये समझाया जा रहा है कि बिल्कुल यात्रा जारी रहेगी, यात्रा में किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा। जो शीतकालीन यात्रा के साथ साथ जो शीतकालीन पर्यटन स्थलों की सैर के लिए जो यात्री आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं होगा, क्योंकि पहले भी जब बरसात में ये स्लाइड जोन सक्रिय हुआ था तो वैकल्पिक मार्ग से ही आवाजाही कराई जाती थी। तो इसमें कोई चिंता वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहाँ पे कार्य कर रहा है। और वैकल्पिक मार्ग से बिल्कुल आसानी से जो है यात्री वाहन से जो भी लोग शीतकालीन यात्रा के लिए यहाँ आना चाहता है, चमोली जनपद और पांडुकेश्वर, जोशीमठ, औली, तो बिल्कुल उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो नंदप्रयाग हाईवे का काम चल रहा है तो इससे कोई परेशानी होगी। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। द्वाराहाट विधानसभा के चौखोटिया विकासखंड में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जनता दरबार लगाया है। जनता दरबार में जनता के साथ साथ सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने लगभग 87 समस्याएं सुनी, जिनमें से कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया और जो समस्याएं बाकी रह गई उन पर अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए।
और सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में जो है जनता दरबार जनता मिलन के कार्यक्रम में रहना है। आज चौखटिया में 87 लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पे डिमांड रखी और इसमें से कई जो है उनके काम स्थानीय स्तर के भी हैं, कई जिले स्तर के भी हैं और कोई प्रदेश स्तर। मैं कह सकता हूँ कि जब से हमारे जिलाधिकारी आए हैं ये काफ़ी लोगों की सुनते हैं और आज चौखटिया में जितनी डिमांड लोगों ने रखी आज 54 कामों के मैंने उद्घाटन किया, लगभग 18 करोड़ के कामों का शिलान्यास। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नगर पालिका में 3 बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने पर रोक वाले नगर पालिका एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव शहरी विकास और निदेशक शहरी विकास से 6 हफ्तों में जवाब भी मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद की तय भी की गई है। बता दें कि किच्छा के नईम उल शाद खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के नगर निगम एक्ट को चुनौती दी है। ये था कि जो नगर निकायों में अर्हता है किसी उम्मीदवार के लिए वो ये है कि उसका 2002 में जब संशोधन किया गया था अर्हता में, तो उसके 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए वर्ष 2003 की कट ऑफ डेट के बाद, जबकि पंचायतों में यही कट ऑफ डेट 2019 से, यानी कि 2019 से पूर्व जिनके 3 संतान हैं वो लोग चुनाव पंचायतों में लड़ सकते हैं, लेकिन नगर निकायों में नहीं लड़ सकते हैं, जबकि दोनों लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज़ है। इस मामले को चुनौती दी गई थी कि नगर निकायों का जो गठन है वो पंचायतों से ही होता है, इसलिए 2 तरह के कानून उसमें असंगत से हैं और असमानता प्रतीत कर रहे हैं, और जो उसका उद्देश्य है संविधान संशोधन का, उसका अधिनियम के संशोधन का, उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेके याचिका दायर की गई थी जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा। लोहाघाट के तल्ला कोली ढेक में पिछले 12 दिनों से जल निगम की तरफ से लगाए गए नलों में एक बूंद पानी नहीं है, जिसकी वजह से गांव में अब लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं और हाहाकार भी मचा हुआ है। वहीं समस्या का समाधान न होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं रिटायर्ड कैप्टन मोहन सिंह ने बताया कि पिछले 12 दिनों से गांव में पानी न होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि सभी ग्रामीण कई बार विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। यह लाइन 12 दिन से, जिस दिन लोहाघाट में फर्स्ट बार बर्फ पड़ी थी उसकी रात से आज तक पानी नहीं आया है। बहुत किल्लत है, महिलाएं इधर उधर भाग रही हैं, कोई अक्कल धारा से ला रहा है, कोई खेती खान से ला रहा है, कोई जो है सुई से पानी ला रहा है, और सुबह सुबह की प्रक्रिया के लिए लोगों के हाथों में बोतल लेके झील की तरफ जा रहे हैं। ये लोग अब झील को भी गंदा करने की कोशिश करवा रहे हैं। मेरी विभाग से रिक्वेस्ट है, कृपया इस लाइन को सुचारू रूप से ठीक करने की कृपा करें, अन्यथा ग्रामवासी अगली कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है स्थानीय लोगों को? विशाल, मैं बताना चाहूंगा, जो लोहाघाट नगर से सटी हुई ग्राम सभा तल्ला कोली ढेक, तो वहाँ जो जल निगम की जल जीवन मिशन से जो पेयजल योजना थी उसमें पिछले 12 दिनों से एक बूंद पानी की जो है ग्रामीणों को नहीं मिल पाई है, जिस कारण गांव में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ तक कि लोगों को शौच तक के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। वो जो है जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है कोली ढेक झील, तो वहाँ शौच के लिए जाने से झील भी जो गंदी हो रही है। तो जल निगम की कार्य प्रणाली पर जो है लोगों में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा अगर जल निगम जल्द से पेयजल की व्यवस्था सुचारू नहीं करता तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जी विशाल। तो अभी तक अधिकारियों ने सूद क्यों नहीं ली इस मामले की, क्योंकि लंबा समय भी हो गया है और ग्रामीणों ने ये भी कहा है कि कई बार उन्होंने शिकायत भी दे दी है। जी, जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, ग्रामीणों ने कहा हमारी जल निगम के अधिकारियों से बात हुई, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक जो है योजना में कार्य करने के लिए कोई जो है कदम नहीं उठाया। तो जहाँ तक मैंने जो जल निगम के अधिशासी अभियंता है पीके पाल सर, तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा आज से हम जो है कार्य इसको शुरू कर देंगे, कल परसों तक जो है योजना सुचारू कर दी जाएगी, ये उनका कहना था। जी विशाल। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नगर निगम श्रीनगर में मेयर के चुनाव को लेकर दलों में उम्मीदवारों के नाम चयन को लेकर कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेता लखपत भंडारी का कहना है कि नगर निगम के अंदर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कई विकास कार्य कराए हैं।
पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी सभी कार्यकर्ता एकमत होकर उसको जिताने में सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया है कि अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो वो भी अपनी दावेदारी नगर निगम के मेयर के लिए रखेंगे। देखिए, ये पार्टी हाई कमान का मामला है कि किसको टिकट देती है, किसको चुनाव लड़ती है। मैं पार्टी का एक सिपाही हूं और पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके पीछे खड़े रहेंगे। और ये मैं भारतीय जनता पार्टी का, विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। नहीं, ऐसा है, देखिए, महिला सीट हो तो हम महिलाओं का सम्मान करते, अनुसूचित जाति सीट हो तो हम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सम्मान करते। हमारा ऐसा नहीं है। और मैंने कहा कि मेरा कहीं भी ये उद्देश्य नहीं रहता कि मुझे चुनाव लड़ना है। हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं, योग्य कार्यकर्ता हैं, जो है नगर निगम मेयर पद पे सुशोभित होने के लिए और बहुत अच्छे आम जनमानस की समस्याओं के निस्तारण के लिए श्रीनगर तहसील सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में कुल 12 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तहसील दिवस में अधिकतर शिकायतें नगर निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित आई हैं। श्रीनगर में आज जो तहसील दिवस था उसमें लगभग 12 शिकायतें प्राप्त हुई और ओवरऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी, जिसमें कुछ जगह लूपिंग की जानी है, नालियों से संबंधित थी या नए मार्ग के निर्माण से रिलेटेड है। कुछ पर्टिकुलर जगह पे वाटर क्राइसिस या एनएच के मलबे को हटाए जाने को लेकर शिकायतें आई थी और उन सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि जल्दी से इनका निराकरण करें। मैंने कुछ पर्टिकुलर एरिया को डस्ट फ्री बनाने के लिए एनएच को एक्शन जो है एनएच के और उन्हें और एसडीएम को निर्देशित किया कि अगर किसी पर्टिकुलर जोन को हम डस्ट फ्री बना सकें तो हम पायलट बेसिस पे उसे ट्राई करेंगे और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं तो फर्दर एरिया में रहेंगे। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद में देर रात एक सनसनीखेज घटना में 20 वर्षीय मीनाक्षी नाम की युवती को उसके किराए के मकान में गोली मार दी गई। मीनाक्षी बिजनौर की रहने वाली है और सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करती है। आरोपी अतुल, जो उसी फैक्ट्री में काम करता है, वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। लहूलुहान हालत में मीनाक्षी को सिडकुल के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दावा कर रही है कि आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। है अपने घर में काम कर रही थी। इसी बीच एक युवक जिससे वो पूर्व में ही परिचित थी और उसी के ही वो क्षेत्र का रहने वाला है। जो ये युवती है ये बिजनौर क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ पर सिडकुल में काम करती है। और ये लड़का अतुल, ये भी उसी क्षेत्र का ही रहने वाला है, यहाँ पर ये भी काम करता है। और ये शाम के समय इससे और पूर्व में परिचित होने के कारण ये इसके पास आया और इसके द्वारा इसके सटा के गोली इसको मारी गई है। इसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। तत्काल हम लोग मौके पर पहुँचे थे। हमारी जो पूरी टीम है इसमें अभियुक्त को पकड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जल्दी हम इसकी अरेस्टिंग कर लेंगे। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये वारदात रही? बिल्कुल, देखिए विशाल, ये पूरी जो घटना है हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र की है। ग्राम रोशनाबाद में देर रात एक युवक ने युवती को गोली मार दिया। हालांकि गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन कहीं न कहीं देखा जा सकता था कि गोली लगने के बाद जो युवती थी उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इसके बाद यहाँ पे उसको हायर सेंटर रेफर किया गया और मौके पे पुलिस पहुंची थी। जो हरिद्वार के एसएसपी डोभाल वो भी वहाँ पे पहुंचे थे। पूरी घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से जो युवक था उसकी तलाश यहाँ पे की जा रही है। हालांकि जो गोली मारने के बाद जो युवक था वो मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों ही युवक और युवती बिजनौर जिले के रहने वाले थे। अब युवक की तलाश में पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पे खंगाल गए और जो जहाँ पे जो युवक था जिसके मकान में रहता था उससे भी पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सचिवालय में यूआईडीबी की बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी रहेंगे मौजूद। बोर्ड के अधीन संचालित होने वाली योजनाओं पर करेंगे चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस दौरान बोर्ड के अधीन संचालित होने वाली योजनाओं पर
चर्चा भी की जाएगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बोर्ड के अधीन संचालित होने वाली योजनाओं पर चर्चा भी की जाएगी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की यह बैठक रहने वाली है? जी विशाल, उत्तराखंड निवेश और आधारित संरचना बोर्ड UIIDB की बैठक जो है वो सचिवालय में है, और ऐसे में इसको लेकर के बैठक किस तरीके से उत्तराखंड में निवेश होना है, क्योंकि जो निवेश हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से आने वाले समय में निवेश होना है, क्योंकि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी जो हुआ था उसमें भी कई लाखों करोड़ों का निवेश MOU जो है करार हुए हैं, तो उसको निवेश को धरातल पर किस तरीके से उतारा जाए, जल्द से जल्द निवेश किस तरीके से बढ़ाए जाएं, और ऐसे में आने वाले समय में उत्तराखंड को किस तरीके से सशक्त बनाया जाए, इसको लेकर बैठक में चर्चा होनी है। और ऐसे में इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और भारतीय जनता पार्टी के नेता मदन कौशिक और कई और जो है अधिकारी, आला अधिकारी के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ऐसे में ये बैठक होनी है, और बैठक में तमाम निवेश को लेकर के और किस तरीके के निवेश होने हैं, कहाँ पर निवेश लगने हैं, किस तरीके से आगे उत्तराखंड को बढ़ाना है, क्योंकि 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य भी सरकार का है, तो उस लक्ष्य को जल्द से जल्द किस तरीके से अचीव करना है, तो इन सबको लेकर बैठक में चर्चा जो है वो होनी है। अरुण, बोर्ड के अधीन संचालित होने वाली कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर चर्चा होना भी संभव बताया जा रहा है बैठक के लिए? जी सर, बिल्कुल देखिए, कई ऐसी योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं चल रही हैं, चाहे वो उत्तराखंड को सशक्त बनाने को लेकर जिस तरीके से जो योजना है, जल मिशन जो योजना चल रही है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, और तमाम जो ऐसी योजनाएं हैं निवेश को लेकर के जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं में किस तरीके से कार्य हो रहा है, कब तक वो योजनाएं पूरी होंगी, चाहे जो प्रोजेक्ट लगने हैं उन प्रोजेक्ट का काम कितना हो रहा है, तो ये तमाम ऐसी योजनाएं परियोजनाएं हैं जिनको लेकर भी चर्चा बैठक में संभव मानी जा रही है। और ऐसे में जब बैठक समाप्त होगी उसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर पूरा एजेंडा जो है बैठक का क्या है, तो उसकी आखिर चीजें बैठक में चीजें रखी गई। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV।